हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनके आंसर देना। ओके, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? बताओ जल्दी, सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? बताना जरा। आंसर है आपका यस, 1774 एडी में आपका सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। अब मुझे ये बताओ कि एक्ट कौन सा था, किस एक्ट के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट वो इस्टेब्लिश हुआ? बताओ एक्ट कौन सा था स्टूडेंट? यस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। क्लियर था इतना? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपके जजेस थे, कितने जजेस थे टोटल? 4 जजेस थे, राइट। एक तो था आपका चीफ जस्टिस और दूसरा बाकी के जो 3 अदर जज थे, ठीक। तो जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, क्या नाम बताया था मैंने उनका? बताओ। सर एलिजा एम्पे। क्लियर? ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है? आफ्टर दैट मैंने आपको एक और एक्ट पढ़ाया था। अब मुझे उसका आंसर दो कि कौन से एक्ट के थ्रू आपकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को अलग किया गया? किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ऐसा कौन सा एक्ट है? ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑलवेज मैं EIC लिखूंगी, बार बार लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, इन दोनों को अलग किया गया। तो कौन सा एक्ट है वो? उनकी कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को, उनके फंक्शंस को अलग किया गया। कौन सा एक्ट था स्टूडेंट? यस, पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया था ये एक्ट कब आया था स्टूडेंट? बताओ जल्दी। 1784 में। क्लियर? अब मेरे को ये बात बताओ, इस एक्ट को, बाकी के जैसे आपने एक्ट देखे होंगे, एक तो चार्टर्ड एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, क्लियर, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? बताओ, बता सकता है कोई स्टूडेंट? वो इसलिए है क्योंकि ये जो एक्ट जब पास हुआ उस टाइम जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, ब्रिटेन के उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो नाम था दैट इज विलियम पिट्स। इसी के नाम से क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ रहे हैं। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या क्या हो रहा है? एक तरीके से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी बनेगा सारा, तो अभी यहाँ तक पहुंचा है। साइज बढ़ते 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 ये फुल कॉन्स्टिट्यूशन का अभी रूप लेगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री में दोबारा जो है आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट आज हम एक्ट जो है वो पढ़ेंगे। हेडिंग बनाओ चार्टर्ड एक्ट 1813। हेडिंग बनाओ चार्टर एक्ट 1813। ये 1813 स्टूडेंट क्या है? ये टाइम पीरियड है 1813 AD में आपके पास चार्टर्ड एक्ट आया।
क्लियर? क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा कि कौन से एक्ट में क्या बोला गया, या एक्ट की आपकी जो बात है वो दे दी जाएगी, पूछा जाएगा ये एक्ट में ये चीज बोली गई है या नहीं बोली गई है। क्लियर है आपको? अब देखो इस एक्ट में क्या किया गया, समझो। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि 1600 नियर अबाउट, वैसे तो 1599 लिखा होता है कई जगह, या फिर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या लिखा होता है 1600 AD। क्लियर? 1600 में क्या हुआ, आपको मैंने बताया था कि क्वीन ने जो ट्रेड मोनोपोली है, ट्रेड मोनोपोली क्या था ये, उन्हें ट्रेड करने का, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल, मतलब एक सिंगल आइडेंटिटी। कौन थी वो सिंगल आइडेंटिटी? ईस्ट इंडिया कंपनी। सिर्फ एक सिंगल पर्सन ही, अगर इंग्लैंड से कोई सामान जाएगा भारत या किसी और देश में, अलग अलग देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ठीक, अगर इंग्लैंड से सामान जाएगा भारत से, या भारत से सामान आएगा इंग्लैंड, तो क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंगल, मोनोपोली मतलब होता है सिंगल, एक अकेली आइडेंटिटी होगी जो इनके बीच जो है संबंध स्थापित करेगी। ठीक, इन्हीं के थ्रू जो है वो जो सामान है वो आएगा या जाएगा। क्लियर? ये जो मोनोपोली है क्वीन ने साइन कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को के जो रिश्वत लेते थे, इनके जो घपला इन्होंने किया, उसके बारे में कब पता चल गया था इन्हें, ब्रिटिशर्स को, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आए थे, राइट? तो क्या हुआ, अब जब चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्वी में आया, यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये मान लो आपकी क्वीन है, क्वीन हो गई, या यहाँ पे जो भी किंग आएगा, क्लियर, क्वीन के बाद जैसे उनकी डेथ होने के बाद जो किंग आएंगे, कोई भी है, तो उन्हें ये तो पता चल गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है। अब ये क्या करेंगे, जैसे ये क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये क्या पूरा ब्रिटिश साम्राज्य, वो क्या करेगी, इसे पूरा का पूरा अपने अंदर लेने की कोशिश करेगी, जिस वजह से जो भारत है वो भी किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के। तो होता भी ऐसे ही है। अब ईस्ट इंडिया जो हमारे पास ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर पार्लियामेंट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे उनकी जो पावर है वो खत्म करना वो स्टार्ट कर देगी, ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगी। तो इस एक्ट में क्या बोला गया, इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इन टी। इसमें ये चीज बोली गई, जो चार्टर्ड एक्ट 1813 आया, जो ट्रेड मोनोपोली है, जो ट्रेड मोनोपोली है, ठीक, उसे क्या कर दिया गया, अबॉलिश्ड कर दिया गया। अबॉलिश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, खत्म करना, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। ट्रेड मोनोपोली इन्होंने खत्म तो की, लेकिन किसके केस में, कि आप इंडिया के साथ अब कोई व्यापार नहीं कर सकते। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक चीज देखो स्टूडेंट, मान लो जैसे हमारा भारत था, ठीक, पहले के टाइम पे हमारा जो इंडिया था, उस पर, भारत पर किसका राज चल रहा था, मुगलों के टाइम पे अगर हम बात करें, भारत पर अगर मान लो मुगल राज कर रहे थे, ठीक, और वो बहुत अच्छे से राज कर रहे थे, भले ही ये इनको टैक्स जो है वो देते थे, लेकिन फिर भी मान लो कि जो मुगल है वो भारत पर अच्छे तरीके से राज किया, ठीक, मान लो। फिर क्या होता है, अगर मान लो अचानक से मुगल हट जाए, अगर अचानक से क्या हो जाए, मुगल हट जाए और मुगलों की जगह क्या आ जाए, ब्रिटिशर्स आ जाए, अचानक ही, ठीक, अचानक ही क्या हुआ, मुगल एकदम से खत्म हो गए, ब्रिटिशर्स ने हमला किया, मुगल सारे के सारे खत्म होने के बाद डायरेक्टली क्या आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए। तो क्या भारतवासी जो हैं वो डायरेक्टली इनको अपना लेंगे, क्या वो डायरेक्टली इनसे जो है उनका अच्छे संबंध बन जाएंगे? बोलो, जो इतने सालों से मुगल जो है वो भारत पर राज कर रहे थे, क्या एकदम से ही वो ब्रिटिशर्स के साथ कंफर्टेबल होंगे? बोलो, हो नहीं सकता ना। अगर मान लो जैसे आपको मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैंने
आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म किया और मैं चली गई छोड़कर, मेरी जगह कोई और आके पढ़ा रहा है, वो कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या आप कंफर्टेबल होगे? नहीं होगे ना। तो इसीलिए कैसा हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लैंड को ये तो पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, एक तो ट्रेड भी कर रही थी और दूसरा अपना शासन भी चला रही थी। कहां पर? भारत पर जो है ये अपना शासन भी चला रही थी। टैक्स वगैरह भी कौन देखता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ, इंग्लैंड को ये चीज पता चल गई, अगर हम एकदम से पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंदर ले लेंगे और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना भारत पर चलाएंगे, तो जो भारत के जो लोग होंगे वो हमें क्या करेंगे? अपनाएंगे नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो बहुत साल हो गए थे ना, 1600 से लेकर आप खुद सोच लो कि 1813 तक चला भी है। क्लियर? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके, जैसे कोई जहर जो है धीरे धीरे करके लोगों को मारता है ना, उसी तरीके से इंग्लैंड ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे अपने अंदर एक्वायर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इसकी जो पावर्स है वो कम करना स्टार्ट की और बाद में क्या किया, भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। समझ में आई ये बात? तो उसी तरीके से ये थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या लाते रहे, एक्ट लाते रहे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स है वो कम होती रही। अब उसी में से एक ये है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा स्टूडेंट के जो ट्रेड मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये जो ट्रेड मोनोपोली है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, कब अबॉलिश हुई, कौन से ईयर में और कौन से एक्ट के थ्रू? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्वी में जो ट्रेड मोनोपोली है वो खत्म की गई, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहां पे? भारत में जो है अब आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्या ये बात पूरी तरीके से ठीक है? नहीं। इसमें एक और पॉइंट है स्टूडेंट, नोट बनाकर लिखना कि ट्रेड मोनोपोली खत्म तो की गई ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन उन्हें ये बोला गया कि आप टी में जो चाय का व्यापार है, ठीक, जो चाय का व्यापार है आप वो इंडिया के साथ तो कर सकते हो, ठीक, बाकी सारे जितनी भी ट्रेड मोनोपोली है, जो कोई और व्यापार है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाय को छोड़ के कि आप चाय का व्यापार कर सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला। प्लस इन्हें ये बोला गया ये इंडिया के साथ भी है, ठीक, चाय का व्यापार आप इंडिया के साथ कर सकते हो, लेकिन बाकी जो टोटली ट्रेड मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई। फिर उसके बाद बोला कि आप चाइना के साथ भी अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हो, ठीक, चाइना के साथ भी क्या कर सकते हो, तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, मतलब कि बिजनेस कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? इतना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें इस एक्ट में स्टूडेंट एक चीज और बोली गई कि जो कंपनी का ट्रेड था वैसे तो खत्म कर दिया गया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि चाय में के साथ वो व्यापार कर सकते थे। क्लियर? तो जो ट्रेड मोनोपोली है वो कितने वर्षों तक और बढ़ाई गई? तो आंसर आएगा 20 इयर्स। ये नोट बना के लिख लेना कि 20 वर्षों तक जो ट्रेड मोनोपोली है उसे और बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत के साथ आपको मैंने बता दिया कि खत्म कर दी गई है। क्लियर? तो ट्रेड मोनोपोली है 20 वर्षों तक बढ़ा दी गई थी। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें एक चीज और थी कि 1813 से पहले तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राज कर रही थी, तो इनके टाइम में जो ईसाई धर्म के पादरी, ठीक, क्या बोला मैंने, ईसाई धर्म के जो पादरी होते थे, ठीक, उन्हें मनाही थी कि आप भारत में जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है वो नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर जब चार्टर्ड एक्ट 1813 आया, इसमें क्या बोला गया कि नहीं, अब ईसाई धर्म के जो पादरी हैं वो भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि कौन सा एक्ट है जिसमें क्रिश्चियनिटी को
क्या एक धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में आने दिया गया? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? चार्टर एक्ट 1813। क्लियर है स्टूडेंट? ये पॉइंट लिख लो। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक। सॉरी, it allowed the Christian missionaries to come up to India for the purpose of enlightenment, enlightening the people क्लियर? कहने का मतलब जो क्रिश्चियन मिशन का मतलब क्या होता है? जो ईसाई धर्म के पादरी हैं, ठीक, उन्हें भारत में क्या कर दी गई? एंट्री कर दी गई। और क्या बोला गया? भारत में एंट्री कर दी गई और ये बोला गया कि आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रचार प्रसार कर सकते हो। कौन से धर्म का? क्रिश्चियन धर्म का। तो क्या बोला जाएगा इसमें? बोला जाएगा, अगर आप सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो क्या बोलोगे? स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ठीक। क्लियर है? पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट देखो, इसमें अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर आप किसी और देश में जाते हो, जैसे मान लो आपने फॉरेन कंट्री में जाना है, क्लियर? अब फॉरेन कंट्री में आप जाओगे तो ऑब्वियस है क्या सीखनी पड़ेगी आपको? उनकी भाषा तो सीखनी पड़ेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 से समथिंग जो है भारत में है। तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें बहुत अच्छे तरीके से हिंदी तो आती होगी। दूसरी बात ये, अब क्या कोई भी अगर बंदा, जैसे मान लो कोई इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स हैं, अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? अपने बंदे ला रहे हैं ना भारत में। तो अब जब इंग्लैंड वाले बंदे डायरेक्टली भारत में आएंगे तो भारत में क्या है? अलग अलग लैंग्वेजेस। क्या वो डायरेक्टली संस्कृत, हिंदी या कोई और मल्टी लैंग्वेजेस क्या वो सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते ना। तो आपको ये पता है, ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया था कि भारत में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब अगर इन्हें रूल करना है उन पर, तो कम से कम किसी को तो, या तो इंग्लैंड वाले बंदों को जो हिंदी लैंग्वेजेस है, अदर लैंग्वेजेस है, वो सारी की सारी सीखनी पड़ेगी। भारत में कितने तरीके की लैंग्वेजेस हैं? आप पॉलिटी में ही पढ़ोगे, कम से कम 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली। ये मैंने बोला ऑफिशियली, जिनकी 8th शेड्यूल में बात की गई है, जिन्हें मान्यता प्राप्त है। कितनी लैंग्वेजेस है? 22। अब ये तो सिर्फ वो लैंग्वेजेस है स्टूडेंट जिन्हें ऑफिशियली, लेकिन इनके आगे भी, जैसे पंजाब में ही सिर्फ पंजाबी थोड़ा बोली जाती है, पंजाबी में ही अंदर कितनी सारी, कोई जो है वो पोठवारी बोलता है। आप जाओगे अमृतसर में अलग सी थोड़ी सी जो बोली है वो चेंज हो जाएगी, लुधियाना वालों की अलग हो जाएगी, बठिंडा में अलग हो जाएगी। क्लियर? तो इंग्लैंड वाले ये सोचे कि हमें इनकी लैंग्वेजेस तो इतनी सारी सीखनी पड़ेगी, क्यों ना हम क्या करें, इन्हें अपनी लैंग्वेज सिखाएं। क्लियर? क्या बोला मैंने? इंग्लैंड वालों ने सोचा कि क्यों ना हम इन्हें अपनी लैंग्वेज सिखाएं। क्या सिखानी पड़नी थी उन्हें? सिर्फ इंग्लिश, एक लैंग्वेज। तो क्या होगा, इस तरीके से जो इंग्लैंड वाले बंदे हैं वो जो भारत वाले बंदे हैं उनके साथ क्या बिठा सकेंगे? कम्युनिकेशन बिठा सकेंगे।
ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि यहाँ पे एजुकेशन ग्रांट की गई। ठीक, इस एक्ट के अंडर जो एजुकेशन है वो ग्रांट की गई, कितने की? 1 लाख रुपए। 1 लाख जो है प्रोवाइड करेगी अंडर दिस एक्ट। और ये प्रोवाइड कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, पैसे भी इनके लगा रहे हैं लेकिन फायदा कौन सोच रहा है? ब्रिटिशर्स। क्या बोल रही इस पॉइंट में ये बोला गया कि जो भारत के लोग हैं उनकी एजुकेशन पर जो है ध्यान दिया जाए और उसके लिए कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे? उसके लिए 1 लाख रुपया जो है वो खर्चना पड़ेगा। कौन खर्चेगा? खर्च करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर, समझ में आया पॉइंट? एजुकेशन ग्रांट कितने की? 1 लाख रुपए की अंडर दिस एक्ट, चार्टर्ड एक्ट 1813। किसकी शिक्षा के लिए? भारतीयों की शिक्षा के लिए कि उन्हें क्या सिखाया जाएगा? उनकी लैंग्वेजेस सिखाई जाएगी, ब्रिटिशर्स की इंग्लिश सिखाई जाएगी ताकि कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से हो सके। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट इसमें एक चीज और पॉइंट बोला गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जैसे मान लो ये आप पंजाब है, ठीक, पंजाब, गुजरात, ये सारे अलग अलग राज्य हैं। तो मान लो एक राज्य अपना अलग से भी टैक्स क्लियर, जो गुजरात है वो अलग से टैक्स लेगा, पंजाब अलग से टैक्स लेगा और यहाँ पे महाराष्ट्र अलग से टैक्स लेगा। तो वही चीज है, इसमें एक चीज ये बोलेगी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी क्या कर सकती है? अब टैक्स कलेक्ट कर सकती है, अपना टैक्स जो है वो लगा सकती है। तो लोकल गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? चार्टर्ड एक्ट 1813 आपको समझ में आ गया? ये नोट कर लो स्टूडेंट। इतना आपको सारा क्लियर है ना पॉइंट्स? ये नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं। मैं बीच में से स्टूडेंट कुछ एक्ट जो है वो स्किप कर रही हूँ क्योंकि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। क्लियर? और वैसे भी अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटी के लिए कर रहे हैं ये चीज क्योंकि यहाँ से बैकग्राउंड बनेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक्ट देखो, हेडिंग बनाओ चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। क्लियर? या फिर से हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बताओ, हिंदी में क्या बोलते हो आप? चार्टर्ड अधिनियम। क्लियर? ये बोला जाता है चार्टर्ड अधिनियम। कौन सा? 1833 में। इसमें स्टूडेंट बहुत सारी बातें जो है वो बोली गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अब फर्स्ट इसमें क्या बोला गया? मैंने आपको बताया था कि ट्रेड मोनोपोली जो है भारत के साथ तो खत्म कर दी गई थी, लेकिन सिर्फ चाय का व्यापार करते थे, वो भी 20 सालों तक जो है वो उन्हें बढ़ा दिया गया था। हुआ क्या? यहाँ पे इस एक्ट में ये बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो ट्रेड है, ट्रेड पावर, जो ट्रेड मोनोपोली थी, उसे कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया।
ठीक। जो अब कमर्शियल बॉडी थी, यहाँ पे आप इसको ये बोल सकते हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी जो है वो डायरेक्टली क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। ठीक, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक, एज ए कमर्शियल बॉडी। ठीक, कमर्शियल बॉडी क्या होता है बताओ, व्यापारिक अधिकार जो थे उनके, क्या व्यापार क्या क्या कर सकते हो, जो उनके व्यापारिक अधिकार थे अब वो टोटली क्या कर दिए गए, वो सारे के सारे क्या कर दिए गए, एंड कर दिए गए, खत्म कर दिए गए कि आप व्यापारिक, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप किसी भी तरह का व्यापार जो है भारत के साथ नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन इसमें क्या बोला गया, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी तो अब बंद हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या रह गया फिर, अब क्या वो काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो काम थे, वो दो चीजें करती थी, एक तो वो व्यापार करती थी और दूसरा क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। तो अब क्या हुआ, जब उसके पास कमर्शियल बॉडी, तो उसके पास जो अधिकार है वो खत्म कर दिया गया। लेकिन अब कंपनी क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार की ओर से, ठीक, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार की ओर से, ठीक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश सरकार की ओर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या करेगी, भारत पर केवल शासन करेगी। अब ठीक, भारत पर केवल क्या करेगी, अपना शासन करेगी। समझ में आया स्टूडेंट ये पॉइंट, एज अ कमर्शियल बॉडी वो तो खत्म हो गया, लेकिन अब क्या बन के रह जाएगी, ये एक बन जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, क्लियर, जो शासन चलाएगी अपना। समझ में आया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में पूछा जाता है वो कौन सा है, पहला तो ये कि जो ट्रेड मोनोपोली है कंप्लीटली कमर्शियल बॉडी जो है वो खत्म कर देगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, चार्टर्ड एक्ट 1833। सेकेंड पॉइंट इसमें स्टूडेंट ये बोला गया, मैंने आपको ये बताया था, अच्छा एक क्वेश्चन है सबसे पहले आपके लिए, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बताओ कौन था, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्या आंसर आएगा आपके पास, जल्दी, कल ही बताया था मैंने, ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये कौन थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और बंगाल के अंदर दो सबऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे, एक तो था बॉम्बे, ठीक, और दूसरा कौन सा था, मद्रास। ये दोनों किसके सबऑर्डिनेट थे, मतलब किसके अंदर काम करेंगे, बंगाल के, ठीक, ये चीज हमने पढ़ ली थी कल रेगुलेटिंग एक्ट में। अब ये देखो इसमें ये क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो है, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया गया और उसे किसमें चेंज कर दिया गया, मैं शॉर्ट फॉर्म एक बार कंप्लीट लिखूंगी, उसके बाद मैं सिर्फ GOV और GEN लिखूंगी, क्लियर। तो जो गवर्नर जनरल था कहाँ का, बंगाल का, वो किसमें कन्वर्ट कर दी गई, ये जो पोस्ट है उसे कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है वो किसमें चेंज कर दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर। तो एक्ट कौन सा आएगा आपका 1833। इसमें अब एक और क्वेश्चन क्या बनेगा,
हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बताओ मुझे, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और यहां से पहली बार ये बात बोली गई कि जो काउंसिल थी, मैंने आपको बताया था ना एक काउंसिल के मेंबर्स बने थे पहले, कितने थे? 4 मेंबर्स थे। तो जो काउंसिल थी उसे क्या बोला गया? पहली बार जो इसकी काउंसिल थी लॉर्ड विलियम बेंटिक की, बंगाल से क्या बन गया? ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। ठीक, अब इसे इंडिया के अंदर जो काउंसिल आएगी, पहले बंगाल की काउंसिल थी लॉर्ड वारन हॉस्टिन की लगी, अब विलियम बेंटिक के अंदर जो काउंसिल आएगी क्या नाम बोला गया उसे? इंडियन काउंसिल। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, इस एक्ट के साथ पहले हमारे पास बंगाल था, बॉम्बे, मद्रास, अलग अलग प्रेसिडेंसी स्टेट्स के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अब पूरे किसकी बात हो रही है? तो भारत की बात हो रही है। और यहाँ पे आप ये देखो कि इंडियन काउंसिल की बात यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से एक्ट में इंडियन काउंसिल की बात हुई सबसे पहले, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 1833। या ये पूछ सकता है कि कौन से एक्ट में इंडियन काउंसिल बनी, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? चार्टर्ड एक्ट 1833। क्लियर है? इतना पॉइंट स्टूडेंट आप नोट करो, पहले इतना रिवाइज करो। समझ में आया स्टूडेंट इतना पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ठीक, जो विधि निर्माण की जो शक्तियां होती हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? लेजिस्लेटिव पावर्स। हिंदी में क्या बोला जाएगा? जो विधि निर्माण की शक्तियां हैं, ठीक, किनकी? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे और मद्रास। मद्रास के पास, बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो किसके हाथों में कर दी गई? अब वो सिर्फ हाथों में कर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में। क्लियर? अब कौन इन दोनों के लिए भी कौन जो है लेजिस्लेटिव पावर का यूज करेगा? तो आंसर क्या आएगा आपके पास? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप इसे नोट कर लो। ठीक, अब मैंने जो आपको बोला इंडियन काउंसिल बनाई गई, ठीक, तो उसमें क्या है, इंडियन काउंसिल में कितने मेंबर्स ऐड किए? जो है एक 4th मेंबर ऐड किया गया। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 4 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, उसमें एक मेंबर जो है वो ऐड किया गया। 4 मेंबर्स किसकी काउंसिल में हुए? 4th, या आप इसके ऐसे लिख लो कि जो 4th मेंबर है, 4th मेंबर
जो ऐड हुआ किसकी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में, ठीक, जो इंडियन काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक फोर्थ मेंबर ऐड हुआ। कौन सा मेंबर था वो? फोर्थ मेंबर था एक लॉ ऑफिसर जो है वो रखा गया, ठीक, जो किसे देखेगा, जो लॉज को देखेगा, ठीक, एक लॉ ऑफिसर को रखा गया। उसका नाम क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफिसर। या फिर ये पूछा जाता है कि जो फोर्थ मेंबर है, जो लॉ ऑफिसर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में, उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था लॉर्ड मैक्यूरी, लॉर्ड मैक्यूरी, ठीक। समझ में आया स्टूडेंट इतना पॉइंट आपको? इतना पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो इसमें एक चीज और की गई, इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसके पास क्या आ गई? गॉड फुल पावर आ गई। अब ठीक, उसके पास क्या आ गई? फुल पावर आ गई। किसके रिगार्डिंग? कौन सी पावर आ गई भी? पावर भी तो बतानी है। फुल पावर किसकी आ गई? एक तो था रेवेन्यू के, ठीक, के जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा होगा और उसको जो यूज करना है, वो जो भी है रेवेन्यू सिस्टम जो है वो भी किसके अंदर आ गया? काउंसिल के अंदर आ गया। और दूसरा जो है, पहले क्या होता था, अलग अलग जो बजट है वो बजट रखा जाता था अलग अलग शहरों के लिए। फॉर एग्जांपल बॉम्बे के लिए अलग था, मद्रास के लिए अलग था, बंगाल के लिए अलग था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, जब रेवेन्यू पावर, फुल पावर काउंसिल के पास आ गई, तो एक सिंगल बजट, पहली बार जो सिंगल बजट है फॉर द कंट्री, सिंगल बजट फॉर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड, बाय, कौन प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट? इसे बताएगा कोई? यस, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि अब देखो बात किसकी हो रही है? इंडिया की बात हो रही है। तो क्या होगा, एक सिंगल बजट जो था वो रखा गया था किसके लिए? पूरे कंट्री के लिए। कौन इंट्रोड्यूस करेगा उसे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इस एक्ट में? आपने सिविल सर्विसेज के बारे में, इसको आप क्वेश्चन मान लो, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मान लो। अब मुझे ये बताओ, सिविल सर्विसेज के बारे में आपने सुना होगा, यूपीएससी, पीपीएससी, क्लियर? तो मुझे ये बताओ कि जो सिविल सर्विसेज है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी भारत में कि एग्जाम होगा, ओपन कंपटीशन किसने स्टार्ट किया था? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? बताओ मुझे कोई। Who introduced the open competition for selection of civil services? हाँ जी, देखो जाहिर सी बात है, कौन से एक्ट की बात चल रही है? 1833। और अभी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कौन पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना? विलियम बेंटिक। तो उन्होंने ही इस एक्ट में बात कर रही हो, तो उन्होंने ही ऑब्वियसली स्टार्ट की होगी। तो इंट्रोड्यूस अ सिस्टम फॉर, एक इंट्रोड्यूस जो है वो सिस्टम, जो एक सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया फॉर, सिस्टम किस चीज के लिए? सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ
इस एक्ट में ये जो आपका सिस्टम है ओपन कंपटीशन के लिए, जो आज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आप देते हो, तो वो किन्होंने दिया था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन आप बना के ये लिख लेना कि हु इज या हु वाज नोन एज फादर ऑफ ओपन कंपटीशन सिस्टम। तो क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? अब मुझे जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग कि क्या इस ओपन कंपटीशन में भारतीय भी हिस्सा ले सकते थे? बताओ, क्या इस कंपटीशन में क्या भारतीय भी जो है वो यहाँ पे हिस्सा ले सकते थे? क्वेश्चन बताओ मुझे आंसर। नहीं, इस जो ये जो कंपटीशन था ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटिशर्स के लिए था। जो इंग्लिशमैन है सिर्फ वही इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन अभी जो और जो है एक्ट हम डिस्कस करेंगे उसमें आपके पास आएगा कि जब भारतीय ने भी यहाँ पे ओपन कंपटीशन में फर्स्ट टाइम जो है हिस्सा लिया था। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ तक स्टूडेंट आज आपके कितने एक्ट हो गए? अब 2 या 3 एक्ट हो गए। तो इनको जो है आपका अच्छे से रिवाइज करना। ठीक, आगे जो है 1-2 एक्ट और रह गए। ठीक, एक लास्ट एक्ट रह गया, उसके बाद जो है वो क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक जो अपना रिवाइज करना। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।